हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें टॉपिक एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो अलग अलग स्टेट के सेट्स में या सी टेट के एग्जाम में आए हुए हैं या टेट में आए हुए हैं या पीजीटी में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया गया था डेविड ऑसवेल के द्वारा। डेविड ऑसवेल ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही थी जिसके बेसिस पर यह मॉडल था। द मोस्ट important single factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him or her accordingly. उन्होंने बोला कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना लर्निंग में, पहले आप ये जानो कि बच्चे को पहले कितना आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी 12th पास बच्चों को बताऊं कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल क्या है, वो नहीं समझ पाएगा। एज उसे यही नहीं पता है कि टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर मैं एक बीएड वाले बच्चे को बता रही हूँ या फिर जो मास्टर्स कर रहा है एजुकेशन में, उसे बता रही हूँ, तो उसके लिए ये समझना काफ़ी ईजी है। तो यानी सबसे पहले आप ये जाने कि बच्चा पहले कितना जानता है, उसके बेसिस पर ही आप उसे समझाएं। तो अगर हम ऑसबिल के बारे में जानें, सबसे पहला क्वेश्चन पहली लाइन में ही है, क्योंकि पूछा जाता है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, जिसे हम अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान भी कहते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑसबिल के द्वारा। सो अकॉर्डिंग टू ऑसबिल, देयर इज अ वे सब्जेक्ट मैटर इज ऑर्गेनाइज्ड। इन्होंने बोला कि एक तरीका होता है जिसमें सब्जेक्ट मैटर ऑर्गेनाइज्ड होता है। He expresses the view that each of the academic disciplines has a structure of concepts that are organized hierarchically. इन्होंने बोला कि एक सिस्टमैटिक वे में जब हम बच्चे को चीज सिखाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाता है। At the top of each discipline are a number of very broad, abstract concepts that include the more concrete concepts at lower stage of organization. यानी कि जब किसी को कोई चीज नहीं आती है तो उसके लिए क्या होता है, एक abstract concept होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होने लगते हैं, कंक्रीट कंसेप्ट कि वो उनको समझ सकता है। Used to introduce the lesson topic and illustrate the relation between what students are about to learn and information they have already learned. यानी कि जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि इन्होंने क्या बोला कि कनेक्ट करो। जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे हम बच्चे को कुछ सिखा नहीं पाएंगे। पूरा अगर हम क्रक्स देखें इस मॉडल का, यही है कि बच्चा किस तरीके से सीखता है सिस्टमैटिक वे में और डिडक्टिवली सीखता है। इन्होंने बोला कि बच्चा जो है वो डिडक्टिवली ज्यादा बेहतर सीखता है, यानी कि निगमनात्मक तरीका जो है कि प्रीवियस नॉलेज से जब हम उसे कनेक्ट करते हैं, जिसे सबजम्पशन भी बोलते हैं। इसीलिए जो इनकी मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी थी, यानी कि जिसे अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत बोलते हैं, उसको हम ये मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी और सबजम्पशन थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पुरानी इंफॉर्मेशन को जो है वो नई से कनेक्ट किया जाता है। और एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है? एडवांस ऑर्गेनाइजर कोई भी चीज हो सकती है, वो वर्बल हो सकती है, विजुअल हो सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप शुरू में प्रोवाइड करवा रहे हो, जिसमें एक क्रक्स होगा कि आप क्या पढ़ाने वाले हो बच्चे को। तो उस चीज के बारे में एक इंफॉर्मेशन होगी। इंट्रो, जैसे एडवांस का मतलब क्या होता है, जो चीज पहले दी जाती है, यानी कि वो इंट्रोडक्टरी मटेरियल जो आप बच्चे को प्रोवाइड करवा रहे हो ताकि उसको टॉपिक का पूरा आइडिया लग जाए। जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि एडवांस ऑर्गेनाइजर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको वो एक एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड कराया। ये मैंने क्या वर्बल तरीके से आपको बताया कि ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो वो चीज जो आप पहले ही बता देते हो ताकि टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ पाए। जो हमने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किया था वो क्या था, इंडक्टिव था। और ये क्या है, डिडक्टिव, क्योंकि इसमें शुरू में ही आप बता दे रहे हो चीजें। सो ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल क्या होता है, एक तरीके से टूल होता है फॉर टीचर्स टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, रिटेन एंड रिमेंबर न्यू लर्निंग मटेरियल। इसके जरिए टीचर क्या बच्चों की हेल्प करता है कि कैसे वो नए मटेरियल को समझ सकते हैं, कैसे उनकी मेमोरी जो होगी उसमें वो फिट हो सकती हैं चीजें। ऑस्पेल ने 4 तरीके की लर्निंग बताई थी। रॉट लर्निंग, यानी कि जिसे रट्टा मारना कहते हैं, रटंत तरीका। मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि जब बच्चा मीनिंग समझ के चीजों को सीखता है, और ये इन्होंने बताया था कि सबसे अच्छी होती है। रिसेप्टिव लर्निंग, तो रिसेप्टिव लर्निंग जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिसीव कैसे करते हैं, तो वो रोट लर्निंग मेथड से भी हो सकता है, मीनिंगफुल लर्निंग मेथड से भी हो सकता है। एंड डिस्कवरी लर्निंग, जब बच्चा इंक्वायरी ड्रिवन होके या इंक्वायर करके सीखता है, दैट इज डिस्कवरी लर्निंग, जो कि जेरोम ब्रूनर द्वारा दी गई थी। इन्होंने बोला कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का हार्ट क्या है, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग इसलिए बोला इन्होंने क्योंकि जब हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं,
वर्बल लर्निंग में जो विजुअल या जो वर्बल तरीके हैं, उनसे जो बच्चे से बातचीत करते हैं, उसी से बच्चे को कंसेप्ट समझ में आएंगे। इसीलिए क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग किसके द्वारा दी गई है, तो वो दी गई है ऑसवेल के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करें तो क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। इन्होंने बोला कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेटिव रिकंसिलिएशन। यानी कि पहले हम चीजों को डिफरेंशिएट करना सीखें कि कैसे ये अलग है एक दूसरे से। और इंटीग्रेटिव रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन वर्ड का मीनिंग ये क्या होता है कि जो चीजें पहले अलग थी उनको एक करके सीखना, कि क्या सिमिलैरिटीज है इनमें, क्या डिफरेंसेस हैं। So progressive differentiation means the most general ideas of the disciplines are presented first. सबसे पहले हम general idea देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आज मैं आपको लर्निंग थ्योरीज पढ़ाऊंगी, तो लर्निंग थ्योरीज का मैंने एक जनरल आइडिया दिया, फॉलोड बाय अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिटेल एंड स्पेसिफिसिटी। फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि लर्निंग थ्योरी में मैं आपको पेवलॉव की पढ़ाने वाली हूँ, स्किनर की पढ़ाने वाली हूँ, या फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक की पढ़ाने वाली हूँ, या हल्ट की थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैंने जनरल आइडिया दिया और फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे चीजों की डिटेलिंग करनी शुरू कर दी, स्पेसिफाई करना शुरू कर दिया, डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया उन्हें। फिर आता है इंटीग्रेटिव रिकंसिलिएशन। इसमें क्या होता है कि जो न्यू आइडिया, रिकंसिलिएशन मतलब पुराने आइडिया को नया से जोड़ना, जो न्यू आइडिया है वो रिलेट करूंगी मैं प्रीवियस से। जैसे आपको लर्निंग थ्योरीज के बारे में पता है, मान लीजिए आपको पेवलेव की थ्योरी आती है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पेवलेव की थ्योरी और स्किनर की थ्योरी में क्या क्या चीजें सिमिलर है, क्या चीजें हैं जो उन्हें एक जैसा बनाती हैं, और क्या चीजें हैं जो उन्हें अलग बनाती हैं। So the sequence of the teaching should be so organized that each successive learning is carefully related to what has been presented before. वही बात आ गई कि जो हम अभी करवा रहे हैं वो मैं पुराने से रिलेट करूं। If the entire body of material has been conceptualized and presented according to the progressive differentiation, integrative reconciliation follows naturally. यानी कि अगर हम पहले जनरल आइडिया देके फिर उसमें डिफरेंशिएट करना सिखाते हैं, कि डिटेलिंग करते हैं, उस टॉपिक की स्पेसिफाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हम एक साथ रखना सीख जाएंगे कि अच्छा ये लर्निंग थ्योरीज इस तरीके से अलग है और इस तरीके से सिमिलर है। तो जो हमारी प्रीवियस नॉलेज थी उसको हमने नई से जोड़ लिया। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लर्नर हो एक्टिवली कोऑपरेट करे, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक बच्चा खुद नहीं सीखना चाहता उसे कोई कुछ नहीं सिखा सकता। तो भले ही आप उसे इंट्रोडक्टरी मटेरियल दे दो या कुछ भी दे दो, अगर उसका खुद का मन नहीं है ना तो वो कभी नहीं सीखेगा। तो इसीलिए बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर मॉडल में एक जैसे होते हैं ऑलमोस्ट। यानी कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे फोकस क्या होता है कि गोल क्या है, तो इसमें गोल है कि बच्चे के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो और उसकी जो रिटेंशन है, न्यू इन्फॉर्मेशन को जो वो याद करता है वो लंबे समय तक रख सके। एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या होता है, इसमें एक इंट्रोडक्टरी मटेरियल होता है जिसका पर्पस होता है एक्सप्लेन करना, इंटीग्रेट करना, इंटर रिलेट करना मटेरियल को जो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं और जो हम नया सीखने वाले हैं। Advanced organizers are generally based on the major concepts, propositions, generalization, principles and laws of discipline. और फिर दो तरीके के एडवांस ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, एक तो एक्सपोजिटरी और एक कंपैरेटिव। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर कितने तरीके के होते हैं। तो एक्सपोजिटरी जो होते हैं, एक्सपोजिटरी क्या आता है कि जब हम डायरेक्ट बताते हैं, यानी कि जब हम कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। अब जिसको बिल्कुल ही नहीं पता है उस चीज के बारे में, वो तो ऐसे सोचेगा ही ना कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो वो हो गया हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जब होता है, तो दैट इज एक्सपोजिटरी, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं स्टार्टिंग में। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव एज द वर्ड सेज, कंपेयर कब करेंगे, जब थोड़ा बहुत कुछ पता होगा। अब लर्निंग थ्योरीज के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है तभी तो कंपेयर कर पाओगे ना, ऐसा तो नहीं है कि सीधा ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यूज्ड फॉर फेमिलियर मटेरियल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन न्यू एंड ओल्ड कंसेप्ट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंफ्यूजन कॉज्ड बाय देयर सिमिलैरिटी। हम क्या करेंगे कि चीजों में क्या डिफरेंसेस है उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो उनमें सिमिलर है उससे कुछ कंफ्यूजन ना हो। जैसे पावलोव की थ्योरी और स्किनर की थ्योरी जो हम बात करें, दोनों स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरीज है, लेकिन एक में स्टिमुलस पहले है, एक में रिस्पांस पहले है। तो इन चीजों में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए कंपैरेटिव एडवांस ऑर्गेनाइजर्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सिंटेक्स, और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्या स्टेप्स होते हैं। सिंटेक्स होता है सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में ये मॉडल चलता है। तो सबसे पहले आता है स्टेप 1, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजर। फिर आता है प्रेजेंटेशन ऑफ द लर्निंग टास्क और मटेरियल।
फिर आता है स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमने सिखाया है वो लंबे समय तक बच्चे के दिमाग में रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले है प्रेजेंटेशन ऑफ द एडवांस ऑर्गेनाइजर, क्योंकि इंट्रोडक्टरी मटेरियल है एडवांस ऑर्गेनाइजर, विजुअल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो इसमें क्या काम होता है, सबसे पहले हम क्लैरिफाई करते हैं एम्स ऑफ द लेसन कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट करते हैं उस ऑर्गेनाइजर को। मैं बताऊंगी, जैसे मैं ये टॉपिक ही आपको पढ़ाने वाली थी तो मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई जिसमें शुरू में मैंने बताया कि इसमें क्या पढ़ेंगे, और मैंने वर्बली भी बताया कि हम क्या क्या चीजें करेंगे। तो वो मैंने एक एक्सपोजिटरी तरीके से आपको चीज बताई है, या फिर वो कंपैरेटिवली भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में हमने ये पढ़ा था, वो इंडक्टिव था, ये डिडक्टिव है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या है, एक एडवांस ऑर्गेनाइजर दिया, एक इंट्रोडक्शन दी इस टॉपिक की। फिर आइडेंटिफाई डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स, फिर उसके बाद इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं बताऊंगी। फिर एग्जांपल्स दूंगी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैं पढ़ाना चाहती हूँ, जो भी कंटेक्स्ट होगा वो बताऊंगी, रिपीट करूंगी उसको, ताकि जैसे मैंने आपने देखा होगा मैंने 2-3 बार मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग बोला, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, और इंपॉर्टेंट चीज को हम रिपीट करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रॉम्प्ट अवेयरनेस ऑफ द लर्नर्स रेलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। लर्नर की कितनी नॉलेज है मैं उसको प्रॉम्प्ट करूंगी कि वो बताए मुझे, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि बच्चे को कितना आता है और कितना मुझे उसे और सिखाना है। नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और मटेरियल। तो जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन की एक स्लाइड आपको दिखाई, उसके बाद मैं जो पढ़ाना चाहती हूँ आपको, जैसे इसका सिंटेक्स पढ़ाना चाहती हूँ, मैं इसके क्वेश्चंस बताना चाहती हूँ, मैंने वो प्रेजेंट किया आपके सामने, यानी कि मटेरियल प्रेजेंट किया। फिर उसके बाद टीचर की जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चे की अटेंशन मेंटेन करके रखे। अगर मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ाती हूँ, या फिर क्लास में टीचर जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चे की अटेंशन वो ग्रैब नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है उस चीज को, जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको डिटेल में बताऊंगी। फिर उसके बाद लेक्चर्स होंगे, जो भी चीज मुझे लगेगी कि इस टॉपिक के लिए ये जरूरी है। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट अगर मैं करवा रही हूँ तो प्रैक्टिकल तरीके से करवाऊंगी। कुछ ऐसा टॉपिक है जो ऐसे ही समझ आ सकता है तो लेक्चर करवाऊंगी। कुछ ऐसा लगता है जिसमें बच्चों के आइडियाज भी आने चाहिए तो डिस्कशन करवाऊंगी। तो जो भी तरीका मुझे उस वक्त बेस्ट लगेगा उस तरीके से मैं क्लास को पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि अब जो चीज सबसे पहले क्या दिया, एडवांस ऑर्गेनाइजर दिया, यानी कि इंट्रोडक्टरी मटेरियल दिया। फिर उसके बाद क्या क्लास की एक्टिविटीज हुई कि पढ़ाया, प्रेजेंट किया लर्निंग टास्क और मटेरियल। फिर उसके बाद वो चीज मुझे ये भी रखना है कि बच्चे के दिमाग में रहे, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया और कल वो भूल जाए, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है उस चीज को, यानी कि यूज प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटिव रिकंसिलिएशन, यानी कि वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाए वो चीजें। एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग को प्रमोट करना है, यानी कि बच्चे को जो मैंने पढ़ाया है उस चीज को रिसीव कर पाए, अगर उसकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो मुझसे पूछ पाए। एलिसिट क्रिटिकल अप्रोच टू सब्जेक्ट मैटर क्लैरिफाई, यानी कि टोटल मिला के अगर देखा जाए तो इसमें अगर बच्चे की कुछ डाउट है, बच्चे को कितना समझ में आया है, बच्चे की कुछ क्वेरीज हैं तो उसको दूर किया जाए। तो यही सारी चीजें हम चेक करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, यानी कि किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टीचर या फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो कि एडवांस ऑर्गेनाइजर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कंट्रोलर है। प्रॉपर इंटरेक्शन होता है टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में। अगर तो टीचर का बिहेवियर फ्रेंडली है तो बच्चे अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स इजीली पूछ पाएंगे, जिससे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर अनफ्रेंडली है तो बच्चे को थोड़ा हो सकता है कि उतना अच्छे से चीजें समझ में ना आए। फिर नेक्स्ट आ जाता है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम कैसा होगा, टीचर इनिशिएट करेंगे, एज डिडक्टिव मॉडल है तो टीचर ही एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करेंगे, फिर टीचर ही लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से टीचर जो है वो इनिशिएटर है। टीचर डिफरेंशिएट करेंगे न्यू मटेरियल को प्रीवियसली लर्न से कि किस तरीके से डिफरेंट है, और एक हेल्दी इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में। नेक्स्ट आ जाता है सपोर्ट सिस्टम, कि क्या चीजें इसे बेहतर बनाती हैं। तो अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होगा, अगर मान लीजिए कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको कंफ्यूज कर दिया, क्या आप आगे पढ़ना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए प्रॉपर। फिर आता है एप्लीकेशन की कहाँ पर यूज होता है, कि जब हम करिकुलम बनाते हैं तो करिकुलम जब हम बनाते हैं तो हम हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं। तो ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल भी यही कहता है। और जैसे 6th क्लास में जो करिकुलम होता है वो 7th क्लास से मिलता होता है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमने 6 में पढ़े होते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल ही पीछे छूट जाते हैं 7th में, हम उन्हें भी रिकंसिलिएट करते हैं उसमें। तो वो चीज हो जाती है, स्टेप बाय स्टेप लर्न करना सीखते हैं हम, क्रिटिकल थिंकिंग आती है बच्चे के अंदर, कॉग्निटिव रीऑर्गेनाइजेशन आती है कि कैसे एसिमुलेट करना है चीज़ों को, कैसे एकोमोडेट करना है। क्योंकि जो ऑसवेल थे इनका ये सारा काम जो था, जो पियाजे पियाजे का स्कीमास वाला कॉन्सेप्ट था उससे मिलता जुलता था।
जब पियाजे ने स्कीमा का कॉन्सेप्ट दिया तो वो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, तभी उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि 3-4 मेजर चीज़ें होती हैं जिसकी बेसिस पर हम सीखते हैं। यानी कि हमारी प्रीवियस नॉलेज कैसी है, हम कंटेंट किस तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हैं, करिकुलम का कंटेंट कैसा है, कैसे बच्चा लर्न करेगा, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो इन सभी के बेसिस पर ही उन्होंने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया था। तो अगर हम इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स और नर्चरेंट इफेक्ट्स देखें, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स होते हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं उसी वक्त होते हैं बच्चे में, और नर्चरेंट इफेक्ट्स जो होते हैं वो जो लॉन्ग टर्म इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स हो जाते हैं कि बच्चा कंसेप्ट का स्ट्रक्चर समझ आता है कि किस तरीके से कंसेप्ट है, मीनिंगफुल एसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, जो नए इंफॉर्मेशन वो लेता है, जैसे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा ही। तो वो पियाजे के उसी कंसेप्ट के बेसिस पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि बच्चा एसिमिलेट कर पाता है न्यू इन्फॉर्मेशन को। और नर्चरेंट इफेक्ट क्या होता है कि इंक्वायरी, इंटरेस्ट इन इंक्वायरी बढ़ता है, प्रिसाइज थिंकिंग की हैबिट्स बच्चे में आती हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इजी, जो कि मैंने आपको बताया था, पहली लाइन से ही आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल वाज इनिशिएटेड बाय, तो किसने दिया था ये? डेविड ऑस्वेल ने दिया था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ब्रूनर ने क्या दिया था? कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया था। और कार्ल रॉजर्स ने क्या दी थी? सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग थ्योरी दी थी। और सचमैन ने क्या दिया है? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि सच्चा मैन हमेशा इंक्वायर करना चाहेगा चीजों को। नेक्स्ट इज टू विच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड विद, तो इसका आंसर भी मैंने कल भी बताया था आपको कि किस फैमिली से रिलेटेड है ये। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रोसेस करनी है। जैसे इसमें हम बोलते हैं कि डिडक्टिवली बच्चा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, और जो हमारा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल था वो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल से ही रिलेटेड था, लेकिन उसमें क्या बोला कि बच्चा इंडक्टिवली बेहतर सीखता है। So the answer is option B, that is information processing model. नेक्स्ट है हाउ वॉज हिज थ्योरी कॉल्ड, इनकी थ्योरी को क्या बोला गया था? तो ये मैं इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने किस पे किया? मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग को, जिसको कंजम्पशन थ्योरी भी बोला जाता है, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है चूज द assumptions ऑफ द एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, कि इनमें से क्या क्या assumptions बोला तो मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के assumptions है: it helps teachers to organize and convey information as meaningfully and effectively as possible, it is designed to strengthen students cognitive structure, students apply their prior understanding to determine the attributes of a concept through the process of comparing and contrasting, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स प्रोवाइड concepts एंड प्रिंसिपल्स टू स्टूडेंट्स डायरेक्टली। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्टिंग ये हमने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में पढ़ा था, वेयर एज बाकी चीजें किससे रिलेटेड है? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल से। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बी एंड डी। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू प्रिंसिपल्स टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंटेंट एंड मेक स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो ये भी मैं इतनी बार आपको बता चुकी हूँ कि दो चीजों पर ये बेस्ड है: प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन, कि हम चीजों में क्या डिफरेंट है वो चीजें देख सकें, और इंटीग्रेटिव रिकंसिलिएशन, यानी कि हम उन चीजों को रिकंसिलिएट, उन कॉन्सेप्ट्स को एसिमिलेट करके भी सीख सकें। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड डी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि एडवांस ऑर्गेनाइजर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक तो एक्सपोजिटरी होता है, जिसमें ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगती है, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में उतना पता नहीं होता और डायरेक्ट बता दिया जाता है। और एक कंपैरेटिव होता है, जिसमें हम कंपेयर करके चीजों को बताते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एंड डी। नेक्स्ट इज व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ द सिंटेक्स ऑफ द एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करवाते हैं, तब भी तो एडवांस है ना, शुरू में देना है वो, तो उससे भी याद रख सकते हो। फिर उसके बाद लर्निंग टास्क आएगा, फिर उसके बाद स्ट्रेंथन करेंगे, यानी कि रिटेंशन करवाएंगे। सो द राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज regardless if it's a comparative or expository organizer, it could present forms like, यानी कि भले ही वो कंपैरेटिव हो या एक्सपोजिटरी हो, वो कैसा हो सकता है जो एडवांस ऑर्गेनाइजर होगा हमारा? तो वो या तो नरेटिव हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, ग्राफिक एडवांस ऑर्गेनाइजर भी हो सकता है, कि मैं वर्बली भी बताऊं या फिर रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंड सी। नेक्स्ट है विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट फेज, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ द एडवांस ऑर्गेनाइजर के क्या है? पहली स्टेज में क्या होता है?
सबसे पहले एम्स से तो आपको पता चल ही जाएगा कि एम्स तो क्लैरिफाई करने ही हैं। फिर उसके बाद और क्या आ जाएगा, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ लर्निंग मटेरियल, तो लर्निंग मटेरियल तो फर्स्ट स्टेप में दे ही नहीं रहे हैं। प्रॉम्प्ट अवेयरनेस ऑफ लर्नर्स रेलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि लर्नर को कितनी नॉलेज है उसको प्रॉम्प्ट करना है, कि हमें पता चले कि कहते हैं ना कि कितने पानी में हो, ये जानने के लिए हम उसे प्रॉम्प्ट करेंगे। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंड सी। नेक्स्ट इज विच आर एडवांटेजेस ऑफ द एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, कौन सी एडवांटेजेस हैं इनमें? सोशल स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करता है, बिल्कुल नहीं। इट फॉस्टर ऑटोनॉमी, की बच्चा खुद ही सीख जाता है। अब ये तो हम बोल बोल के थक गए कि डिडक्टिव है, टीचर का इंपॉर्टेंट रोल है, तो खुद कहाँ सीख रहा है बच्चा। प्रमोट्स ट्रांसफर एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, की लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो रही है, बिल्कुल होगी। जब टीचर इतनी कोशिश कर रहे हैं, एक्सपोजिटरी तरीके से बता रहे हैं, तो सीखेगा बच्चा। इट एनहांसेस रिटेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रिटेंशन के लिए तो फेज 3 वाला स्टेप आ रहा है और क्रिटिकल थिंकिंग भी इंक्रीज हो रही है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एंड डी। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वुड यू ट्राई एडवांस ऑर्गेनाइजर इन अ क्लास, आप क्लास में एडवांस ऑर्गेनाइजर क्यों यूज करेंगे? फॉर प्रोवाइडिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स इनडायरेक्टली, तो यहाँ पर जो इन लगा है उसी ने पूरी बाजी पलट दी, क्योंकि डायरेक्टली बता रहे हैं, इसमें एक्सपोजिटरी टीचिंग हो रही है। फॉर कनेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज, तो ये तो बोल बोल के थक गए कि सबजम्पशन थ्योरी बोला जाता है, बिल्कुल है। सो ऑप्शन बी तो आंसर में आएगा ही। नेक्स्ट इज फॉर प्रमोटिंग रिसर्च इन द क्लास, ऐसी कोई बात हमने करी नहीं। फॉर कंपेयरिंग सिमिलर टॉपिक्स, तो वो तो हमने शुरू में ही पढ़ा था, जो इनके प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड डी। नेक्स्ट इज एडवांस ऑर्गेनाइजर्स आर प्रेजेंटेड, एडवांस ऑर्गेनाइजर कब प्रोवाइड करवाए जाते हैं? एट द एंड ऑफ द लेसन, आखिरी में तो क्या ही प्रोवाइड करेंगे। तो सीधा आंसर पर आते हैं कि एडवांस यानी कि जो शुरू में दिया जाए, यानी कि प्रायर टू इंस्ट्रक्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिट के शुरू में दिया जाता है, मुझे कुछ नया टॉपिक करवाना है तो भी मैं उसके पहले एडवांस ऑर्गेनाइजर दे सकती हूँ। तो इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रायर टू इंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एडवांस ऑर्गेनाइजर शुड, एडवांस ऑर्गेनाइजर को किस पे फोकस करना चाहिए? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे, बिल्कुल। स्टूडेंट को एंगेज करने पे, ये बात भी हमने करी है। प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर लर्निंग, एक पूरा स्ट्रक्चर बताता है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज एडवांस ऑर्गेनाइजर्स हेल्प टीचर्स, टीचर्स को कैसे हेल्प करते हैं? इंस्ट्रक्शंस को प्लान करने में, मिसकंसेप्शन को आइडेंटिफाई करने में, स्टूडेंट्स की बैकग्राउंड नॉलेज को चेक करने में। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग एन एडवांस ऑर्गेनाइजर इज टू, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, अब सबसे पहले ये नहीं देखेंगे कि एडवांस ऑर्गेनाइजर कौन सा यूज करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या चीज पढ़ाना चाहते हैं। जैसे इस टॉपिक में भी मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी होती है, दो तरीके के एडवांस ऑर्गेनाइजर होते हैं, दो प्रिंसिपल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है और सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो किस चीज पे हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Next is using a graphic organizer as an advanced organizer before reading. तो अगर हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोवाइड्स अ गाइड टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ रीडिंग, इज नॉट रिकमेंडेड, अगर रिकमेंडेड नहीं होता तो क्यों ही पूछते। इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्बल एडवांस ऑर्गेनाइजर, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, ग्राफिक की बात हो रही है तो वर्बल कहाँ से आ गया, ग्राफिक में तो रिटन होगा। सो ये क्या है, गाइड है टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, की कैसा स्ट्रक्चर होगा टेक्स्ट का। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स लर्निंग मैप इंक्लूड, स्टूडेंट लर्निंग मैप होता है कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या क्या सीक्वेंस होगा। तो सीक्वेंस वर्ड से आप समझ गए होंगे कि आंसर होगा सीक्वेंस्ड लेसन एसेंशियल क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्टूडेंट लर्निंग मैप कम्युनिकेट व्हाट स्टूडेंट्स विल बी लर्निंग, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, प्रमोट रिटेंशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट का लर्निंग मैप क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, इन्फॉर्मेशन को भी ऑर्गेनाइज करेगा, बच्चे की हाई रिटेंशन हो ये भी चेक करेगा, और बच्चा क्या लर्न करने वाला है वो चीज भी कम्युनिकेट करेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये था एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और अगर हम देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी होती है, और इसमें एडवांस ऑर्गेनाइजर जो होता है वो हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्टरी मटेरियल होता है। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि कौन से कितने तरीके के एडवांस ऑर्गेनाइजर्स यूज होते हैं,
एक्सपोजिटरी और कंपैरेटिव, और इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट था कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, एज स्टेप्स से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।